प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत, मेरा हार्दिक नमस्कार। क्लास में सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आज यद्यपि कि मैं बहुत व्यस्तताओं के चलते कई दिनों के बाद क्लास में उपस्थित हुआ हूं, और आज पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन खंड के इतिहास के प्रश्नों पर हम लोग कुछ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे आपने सॉल्व देखे होंगे, कमीशन में भी मुझे अखबारों के माध्यम से ये पता चला कि छात्रों ने कुछ प्रश्नों पर आपत्तियां जताई हैं। लेकिन आज मैं आपको इन प्रश्नों के विस्तार से डिटेल आपको डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में। जल्दी से क्लास में आ जाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी की सारी डिटेल आपको मैं सरकारी किताबों के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि आपके अधिकांश प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज़ जो हमारी ऑनलाइन चल रही है उसके इर्द गिर्द पूछे गए हैं, या फिर कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो हूबहू आ गए हैं। विकल्पों की बात नहीं कर रहा हूँ, विकल्प चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाँ, सही विकल्प तो आपको विकल्प में मौजूद मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ में पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का पहला प्रश्न। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न पत्र को, अगर प्रॉपरली एनालाइज करें तो आप देखेंगे प्रश्न पत्र में इतिहास के लगभग 23-24 प्रश्न हैं और एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के 7 या 8 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिलहाल एक बड़ा कॉमन प्रश्न है और आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। उत्तर हाईलाइटेड है आपके पास, आपको जवाब पता है आलमगीरपुर। इस प्रश्न में कोई विवाद नहीं है, हमेशा से सही बात है। और आपको ये पता है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इधर आलमगीरपुर है पूर्वी छोर, और फिर पश्चिमी छोर सुतका-गंडोर है, उत्तरी छोर मांडा है और दक्षिणी छोर दैमाबाद है। अब इस प्रश्न को आप देखिए कहाँ से पूछा गया है। पहले तो आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें आप देखिए कि वो दिया हुआ है कि उत्तरी छोर मांडा है, दक्षिणी छोर दैमाबाद है और पूर्वी छोर आलमगीरपुर है और पश्चिमी किनारा सुतका-गंडोर है। और किन किन नदियों के किनारे है ये भी आपके सामने है। बड़ा कॉमन प्रश्न है, इसमें बहुत डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और आप देखेंगे कि हूबहू यही प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा, जो छात्र मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में हैं और ये जो वर्तमान टेस्ट सीरीज़ चल रही है बी श्रृंखला वाली जो सीरीज़ चल रही है, ये पेपर आपके पास होंगे। बहुत से छात्र क्लास से जुड़े हुए हैं, तो आप देखिएगा बीई सीरीज 05 का ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पहले आप। उसी प्रश्न के इर्द गिर्द है कि ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, और जवाब हाईलाइटेड है आपको सुतका-गंडोर, और ये अभी मैंने बताया आपको दाश्क नदी के किनारे है। तो इट मीन्स सुतका-गंडोर पश्चिमी छोर के बारे में आपसे चर्चा हो रही है। और ठीक इसी से जुड़ा हुआ एक अगला प्रश्न भी आप देख लीजिए, जो हूबहू लगभग वैसे का वैसा आपकी टेस्ट सीरीज़ में आया है। और यही प्रश्न आपकी पीसीएस 2023 की परीक्षा में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर आलमगीरपुर, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, नदी पूछ रहा है किस तट पर स्थित है। तो अब आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता है यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे। तो ये प्रश्न दो प्रकार से आपकी टेस्ट सीरीज़ में मौजूद है। जो छात्र क्लास में रहे हैं वो आप इस प्रश्न को मिला सकते हैं एज वेल। अब आइए आप दूसरे प्रश्न पर, ये पीसीएस 2023 का प्रश्न है और हम लोग चर्चा करेंगे कि वो भाग 2 अधिकारी कौन सा है। तो नो डाउट इसमें भी आपको सही जवाब हाईलाइटेड है ही, राजस्व कर जमा करने वाला। इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं है, सामान्य प्रश्न है। और इससे जुड़ा हुआ आप मेरी क्लास नोट्स या मेरी बुकलेट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बी सीरीज़, वर्तमान सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, और मैंने लगभग इस समय 85 प्रश्न पत्र
अब तो थोड़े बढ़ गए हैं, मुझे लग रहा है लगभग 100 प्रश्न पत्र हल करवा दिए हैं। भविष्य में भी अभी लगभग मैं 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो ये बीके टेस्ट सीरीज का 11वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी का उल्लेख वेदों में नहीं है? यानी अक्षवाप भी है, भागदूत भी है, संग्रहित्र भी है, और अक्षपाटलाध्यक्ष नहीं है। अक्षपाटलाध्यक्ष नहीं है, अक्षवाप है, भागदूत है और संग्रहित्र है। और आपसे ये पूछ रहा है पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में कि वो अधिकारी भागदूत क्या था, उसका काम क्या था। तो ये आपकी क्लास नोट्स में, आपके बुकलेट में मौजूद है ये प्रश्न। वैदिक साहित्य में जो रत्निन उल्लिखित हैं उसमें बेसिकली 3 की बात मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। संग्रहित्र की बात कर लीजिए, अर्थात खजांची था, इकट्ठा किए गए करों को संग्रहण करने वाला अधिकारी था। एज वेल भागदूत को देख लीजिए, करों को लगाने और वसूलने वाला अधिकारी था। ये देखिए यही प्रश्न है अभी। और अक्षवाप यानी द्यूत अधिकारी था या फिर आय व्यय का अधिकारी था। तो शुरुआती प्रश्न ही आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे एज इट इज या थोड़े से इर्द गिर्द आपके टेस्ट सीरीज में है। और मैं कहूँगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रमाण आपके हाथ में है। पीसीएस की परीक्षा आयोजित होने के पहले ही टेस्ट सीरीज आपके हाथ में है, आप उसमें से मिला सकते हैं। भविष्य में भी मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत उपादेय होने वाली है। तो फिलहाल आप देखिए, इसी तरह का एक रिमार्क और मैंने आपको दे दिया। मौर्य काल में अधिकारी कौन से हैं? सन्निधाता कोषाध्यक्ष था, समाहर्ता राजस्व विभाग एवं गृह विभाग का प्रधान अधिकारी था, और यहाँ पर अक्षपाटलाध्यक्ष लेखाधिकारी है, हिसाब किताब का प्रमुख अधिकारी। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। और आइए हम लोग देखते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। ये 2023 का प्रश्न है। मैंने ऐसा किया है ना, एंशिएंट के प्रश्न एक साथ कर दिए हैं सीरियल से, मेडिवल के एक जगह कर दिए, मॉडर्न के एक जगह कर दिए। यहाँ पर आप सीरीज को छोड़ दीजिए, आप प्रश्नों पर फोकस करिए केवल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? मतलब 3 गलत हैं। वैशेषिक गलत है, उत्तर मीमांसा गलत है और मीमांसा गलत है, और यहाँ पर एक ही सुमेलित है। न्याय गौतम का है, न्याय दर्शन गौतम का है। ये आपका 23 का प्रश्न है। अब जरा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देखिए जो आपकी टेस्ट सीरीज में है, और ये देखिए कितनी, मतलब इसे मैं सुखद संयोग मानता हूं। केवल वर्तमान जो सीरीज अभी चल रही है, खत्म होने वाली है फिलहाल, टेस्ट सीरीज BI09 आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है उसमें, क्वेश्चन नंबर 23 है, दर्शन संप्रदाय। पेपर आपके पास है, मिला लीजिएगा आप। न्याय दर्शन, देखिए ठीक यही प्रश्न आया है अभी, ठीक यही प्रश्न आया है, ठीक यही प्रश्न 2023 में पूछा गया है। और कह रहा है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक गलत है, बाकी 3 युग्म सुमेलित है। तो सांख्य ईश्वर कृष्ण ये गलत है। और आपको पता है कि सांख्य कपिल मुनि का दर्शन है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप ध्यान दे पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे रिमार्क्स आपके पास मैंने दिए हैं, क्लास नोट्स की सूचनाएं सीधे सीधे। षट दर्शन संस्थापक, और मैंने ये लिख दिया है सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनीय और उत्तर मीमांसा बादरायण। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रश्न कभी न कभी मैच दी फॉलोइंग में भी पूछे गए, और सीधे सीधे ये प्रश्न आपकी बुकलेट से हैं, बुकलेट जो मैंने तैयार करवाई है। और आप यदि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, इतिहास विषय से पीजीटी, टीजीटी, केवीएस या फिर यूपीएससी की परीक्षा भी दे रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा भी दे रहे हैं, आप इस बुकलेट को देख पा रहे होंगे। स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी 250 पन्नों की बुकलेट बहुत उपादेय है। इसमें मैंने समस्त सूचनाओं को बड़ी प्रामाणिकता के साथ सरकारी पुस्तकों से, ध्यान रखिएगा, सरकारी पुस्तकों से मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। सरकारी पुस्तकों का मतलब ये है कि जैसे अब हम लोगों को 1857 का विद्रोह पढ़ना है, तो 57 का विद्रोह
और ये सुरेंद्र नाथ सेन सर की बुक है, आप इसको करीब से देख पा रहे होंगे। भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से निकली हुई पुस्तकें। इस तरह से जितनी भी किताबें हैं जो सरकार प्रकाशित करती है, उन्हीं किताबों से, उन्हीं पुस्तकों की सहायता लेकर मैंने अपने क्लास नोट्स को तैयार करवाया है। और मेरी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लास उपलब्ध होती हैं, उसमें सारी सूचनाओं की प्रामाणिकता आपको क्लास से मिलती है, इन बुक्स के माध्यम से मिलती है। इस बुकलेट को यदि आपको मंगाना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके मुझसे इस बुकलेट को मंगवा सकते हैं। फिलहाल आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, 2023 का प्रश्न है ये, इसी बार का। क्रम पूछ रहा है, सरल प्रश्न है, सबसे पहले यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। ठीक है, बहुत डाउट की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है और इसके प्रश्नों को लेकर मैं अगले हफ्ते उपस्थित होऊंगा। तो फिलहाल अगले प्रश्न पे नज़र डालें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और ये भी बड़ा सामान्य प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं समझी, इसको शामिल नहीं किया। मिलिंद पन्हो, मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन है, आपको पता ही है। उनके साथ मेनांडर का वार्तालाप है और वो इन्हीं के संपर्क में आके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मेनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लेता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। और आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवनों को है। स्वर्ण सिक्के यानी कि गोल्डन कॉइन्स, और वो है मेनांडर, यही मेनांडर है, यही मिलिंद है। ठीक है ना। इसके सिक्कों पर चक्र का चित्रांकन हुआ है, इससे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। तो ध्यान रखिएगा, ये मिलिंद ही मेनांडर है। बातें क्लियर हो रही हैं, सामान्य बातें हैं, आपको याद रखनी चाहिए और इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए। ये प्रश्न एक सामान्य विद्यार्थी के लिए कठिन हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में 2-3 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो कठिन होंगे, जिनके उत्तर आप आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, परीक्षा भवन में तो नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर वो छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग है। वो कह रहे हैं कि चरक संहिता कितने अध्यायों में और खंडों में विभाजित है। उत्तर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, 120 अध्याय और 8 खंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, इससे जुड़ी हुई बातें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, क्लास में डिस्कस की गई हैं हमेशा। भारतीय इतिहास का प्रथम ज्ञात चिकित्सक कौन है ऐतिहासिक काल में? तो ऑल ऑफ यू नो, जीवक हैं। भारतीय इतिहास के प्रथम ज्ञात चिकित्सक जीवक हैं, और जिन्हें महात्मा बुद्ध की चिकित्सा का अवसर मिला। ये बात क्लियर हो रही है। भारतीय चिकित्सा के जनक कौन है? वो चरक हैं, वो जीवक नहीं है। तो अब ये प्रश्न आएगा ना कि सर जीवक क्यों नहीं है? पहले चिकित्सक हैं लेकिन जीवक नहीं है भारतीय चिकित्सा के जनक। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जीवक की हमारे पास चिकित्सा पद्धतियों की कोई जानकारी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। चरक की पुस्तक है हमारे पास, चरक संहिता। दैट इज वाई चरक इज नोन एज भारतीय चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इज दैट क्लियर? और भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं, आपको पता ही है। चरक कनिष्क के समकालीन हैं, ये बात भी आपको पता है। तो ये सारी बातें क्लास नोट्स में हैं, आपकी क्लास में डिस्कस की गई हैं। और ये प्रश्न आपका सीधे सीधे बुकलेट से है, आप देख पा रहे हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल ठीक है। और दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। सीधे सीधे क्लास नोट्स और आपकी बुकलेट से आया हुआ प्रश्न है। आपके पास बुकलेट है, आप मिला लीजिएगा। और अब देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है।
कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ऑप्शन सामान्य सा है, ज़ैनुल आबिदीन। कश्मीर का बादशाह भी कहा जाता है, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है ज़ैनुल आबिदीन को। ये आपका 2023 का प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा और चीज़ों को आज आपको समझना है। इतना सटीक और इतनी बेहतरीन जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ, इतना प्रॉपर विश्लेषण, बहुत फ़ायदे में रहेंगे आप। अब देखिए, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ ये भी वर्तमान सीरीज BR18 क्वेश्चन नंबर 55, सीरीज नंबर BR18 आपके पास है। देखिए, हिंदुस्तान में वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया? वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया, ज़ैनुल आबिदीन या फिर अलाउद्दीन हसन? तो ध्यान रखिएगा, वो है बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन। इसके बाद नंबर 2 पे कश्मीर का शासक ज़ैनुल आबिदीन आता है और ये प्रश्न आपने हल किया है और इसके बाद मैंने आपको रिमार्क्स दिए थे, कुछ याद आ रहा है? अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, जिसने भारत में सर्वप्रथम जजिया को हटाया, ये बात। और फिर देखिए, ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर में हटाया, नंबर 2। फिर इसके बाद 1564 में अकबर ने हटाया, 1575 में अकबर ने पुनः लगाया और फिर 1579 में अकबर ने पुनः समाप्त किया और फाइनली फिर आप देखते हैं औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया आरोपित कर दिया। ठीक है, आपको ध्यान देना चाहिए, अकबर ने 1579 में अंतिम रूप से जजिया को समाप्त किया और फिर इसके बाद औरंगजेब ने 1679 में एक बार पुनः जजिया लगा दिया। ये सारी जानकारियां आपके टेस्ट सीरीज में है। अमेजिंगली मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके लिए बड़ी विशेष संयोग की बात है। आप देखिए, ये प्रश्न भी सामान्य है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमीदा बानो बेगम, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, गलत है। ये बेसिकली हमीदा हुमायूं की पत्नी है, आपको पता है, और इसने हुमायूं का मकबरा बनवाया, याद है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाने वाली महिला हमीदा बानो बेगम, और ये कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को एक वफ़ादार पत्नी की महबूबाना पेशकश, एक वफ़ादार पत्नी की महबूबाना पेशकश, हुमायूं का मकबरा। क्लियर हो रहा है? तो सामान्य प्रश्न है, शाह तुर्कान के बारे में आपको पता ही है, षड्यंत्रकारिणी महिला थी, सूफी संतों को दान में देती थी। रज़िया के पिता ये थे ही और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हैं और इनकी पुस्तक आपको पता ही है, हुमायूं नामा। ठीक है, सरल प्रश्न है ये सब, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। और फिर आप देखिए इस प्रश्न को, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मेडवल का है कि वो निम्नलिखित में से फिरोज शाह तुगलक के समय 300 पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किसने किया? ऑप्शन आपके सामने हाईलाइटेड है, अजीजुद्दीन खान लिखा हुआ है। मेरी जानकारी में ये है अजीजुद्दीन किरमानी। ठीक है बात, अजीजुद्दीन खान भी हो सकते हैं, अजीजुद्दीन किरमानी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में एक जुड़ा हुआ प्रश्न जो आपके टेस्ट सीरीज का है, क्लास टेस्ट टॉपिक टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 458, हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत भाषा से फारसी में अनुदित करने के लिए एक पृथक अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आपको पता है, बाद में अकबर भी करता है, तो इट इज़ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, दलाइल फ़िरोज़शाही वगैरह जो अनुवादित हुई, तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पे और उनका नाम जो
अजीजुद्दीन किरमानी का नाम याद रखिए, वो ऑप्शन में खान लिखा हुआ है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है फ़िलहाल। तो इस प्रश्न को देखिए, कितना शानदार प्रश्न है, सीधे सीधे आपकी क्लास टेस्ट सीरीज से है। और अब क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। ये प्रश्न सामान्य विद्यार्थी के लिए कठिन है। इस प्रश्न को आप आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। जो विकल्प है ना, वो भी बड़े, जब तक कि 3 विकल्प मिलेंगे नहीं तब तक आपके ऑप्शन मिलेंगे नहीं। तो फिलहाल आप परेशान ना हो। यहां पर रियाजुल इंशा और ये आता है महमूद गवां के पत्रों का संग्रह, ये आसानी से मिल जाएगा। केवल यही विकल्प आपके लिए आसानी से मिलेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे? इंशा शब्द, आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आया है, एक किताब, एक पुस्तक है, इंशाए अबुल फजल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंशाए अबुल फजल, अबुल फजल के पत्रों का संग्रह। तो जैसे अबुल फजल के पत्रों का संग्रह इंशाए अबुल फजल है, वैसे रियाजुल इंशा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये अगले पृष्ठ पर मैंने इस विकल्प को मिला दिया है, सामने ही सामने कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है। आपके अध्ययन में ये प्रश्न शामिल नहीं हो सकता, सामान्य अध्ययन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। तो इस प्रश्न को नेगेटिव मार्किंग के चलते अधिकांश छात्रों ने छोड़ दिया होगा। तो अब आप देख लीजिए, वो मिराते सिकंदरी गुजरात वजह का विवरण देता है और इसके लेखक हैं सिकंदर बिन मोहम्मद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, बुरहाने मासिर बैमनी और अहमदनगर का इतिहास है, तो सैयद अली तबतबा ने इसको लिखा है। रियाजुस सलातीन तो बंगाल का इतिहास है और लेखक गुलाम हुसैन है। और ये सामने सामने है रियाजुल इंशा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। और फिर मैंने रिमार्क में आपको बताया, ये 2 चीज़ें मैंने हमेशा क्लास में पढ़ाई हैं, इंशाए अबुल फजल के पत्रों का संग्रह। और एक बहुत शानदार प्रश्न है, कभी यूपीएससी ने पूछा है कि जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। ध्यान रखिएगा, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा औरंगजेब को लिखे गए पत्रों का संग्रह। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर रहे हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस पूरे पेपर का, तो स्क्रीन पर दिए गए आप नंबरों पर संपर्क करके इस पूरे प्रश्न पत्र का एक्सप्लेनेशन आप मंगवा सकते हैं। इस पूरे प्रश्न पत्र की पीडीएफ आप व्यक्तिगत तौर पे मंगवा सकते हैं। आपको अपने नंबर से स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संदेश प्रेषित करना होगा कि प्लीज़ आप इस पीडीएफ को प्रेषित करवा दें, तो आपको ये मिल जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न को लेकर छात्रों ने लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। खरीदादार कौन है? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी है। छात्रों ने इस प्रश्न को लेकर आपत्ति की थी, पता नहीं कहां से। बिल्कुल गलत बात है। प्रोफेसर राधे श्याम सर की बुक में इस प्रश्न का उत्तर है विशेष तौर पर। और ये कोइंसिडेंस मानिए, ये मेरी क्लास की टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे आया है ये प्रश्न। मैं आपको दिखा रहा हूं और ये देखिए, क्लास टेस्ट का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान खरीदादार का संबंध किस विभाग से है? रेयर प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज से है। दिल्ली सल्तनत में दीवान खरीदादार का संबंध किस विभाग से? क्वेश्चन नंबर 536। एक एक टॉपिक पे कई कई हजार प्रश्न हैं। एक एक टॉपिक पर कई कई हजार प्रश्न हैं। और अब ये आपकी टेस्ट सीरीज लगभग 30,000 प्रश्नों के संकलन तक जा पहुंची है। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं, आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो खरीदादार, दीवाने खरीदादार का संबंध किस विभाग से है? तो सरकारी आदेशों और कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति पत्र जारी करने वाला विभाग। आप देख पा रहे हैं सामने, तो अब कोई डाउट की बात नहीं रह जाती है। मैं आपको बता रहा हूं मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति, प्रोफेसर राधे श्याम सर की बुक में इस प्रश्न का उत्तर शुरुआती पन्नों में ही मिल जाएगा, शुरुआती पन्नों में ही मिल जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, जो दीवाने खरीदादार है और उसके लिए देखिएगा एक रिमार्क है, नियुक्तियों आदेशों आदि को अहकाम तौकी कहा गया है, अहकाम तौकी कहा गया है। समझ पा रहे हैं? तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। सरल और सामान्य प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया भाई, बिल्कुल ठीक है। तो जब 1608 में आया तो 1611 गलत हो जाएगा। तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना तो एक और ना ही दो, ध्यान दीजिएगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही विकल्प गलत हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही विकल्प गलत हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हरिश्चंद्र वर्मा सर की बुक में मिलेगा। हरिश्चंद्र वर्मा सर की बुक में आपको जहां पर लिखा हुआ है पार्ट 2 में, यूरोपीय यात्री और मुगल काल में आने वाले विदेशी, तो उस टॉपिक में आपको मिलेगा। तो वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बेसिकली वो फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। और यदि आप मेरी यादाश्त पे भरोसा करें तो 1998 में, आज से लगभग 24-25 साल पहले, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोअर में आया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और उसने जहांगीर से किस भाषा में बात की, इस प्रश्न को आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अब बारी है अगले प्रश्न की, और कह रहे हैं संगीत की टप्पा शैली। तो अब ये प्रश्न आपके लिए नया है, ये प्रश्न आपके लिए नया है और किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो ऑल ऑफ यू नो, ये मोहम्मद शाह रंगीला, कमीशन ने भी यही उत्तर दिया है, मोहम्मद शाह रंगीला। और ये भी आपके लिए रेयर प्रश्न है, लेकिन हाँ इससे जुड़ा हुआ, टप्पा शैली तो नहीं है लेकिन इससे जुड़ा हुआ आपके पास एक प्रश्न है, और ये प्रश्न भी वर्तमान सीरीज का है, BE05। आप देख लीजिए टेस्ट नंबर 94, सॉरी क्वेश्चन नंबर 94, BE05, और वो कह रहे हैं ठुमरी और कत्थक का विकास, ठुमरी और कत्थक का विकास। और वाजिद अली शाह, अवध नवाब वाजिद अली शाह। तो मुझे लगता है हमेशा परीक्षा में 2-3 प्रश्न आपके लिए नए होंगे ही होंगे, लेकिन आते हुए प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। और ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छी उपलब्धि है कि आपके लिए ये सारी जानकारियाँ आपके नोट्स और आपकी टेस्ट सीरीज से ही पूछी गई हैं। और अब देखिए, इस प्रश्न को लेकर के भी कुछ छात्रों ने आपत्ति की थी। 57 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है, और ये है झांसी 11 मई, यही सही सुमेलित नहीं है। यदि आप इस पुस्तक में सुरेंद्र नाथ सेन सर की पुस्तक, ये भारत सरकार की पुस्तक है, इस पुस्तक में देखेंगे तो आपको एकदम सही जानकारी मिलेगी। किसी भी दशा में झांसी में 11 मई की डेट नहीं है, तदनुसार यही विकल्प गलत है। क्लियर?
अगले प्रश्न पर नजर डालिए। सरल प्रश्न है। 57 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? सामान्य प्रश्न है। खान बहादुर खान थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। क्लियर? बरेली में खान बहादुर खान थे, कोई डाउट नहीं है। 57 के विद्रोह केंद्र और विद्रोहियों के नेता और फिर वहां पर किन अंग्रेज अधिकारियों ने उस जाके वहां के विद्रोह का दमन किया, यह प्रश्न हमेशा एक बार पूछा जरूर जाता है। 57 का विद्रोह छूट नहीं सकता किसी भी परीक्षा में। अब आप ये देखिए कि इस प्रश्न से जुड़ा हुआ देखिए, ये बड़ा सुखद संयोग है। इसके पहले बी सीरीज के पहले कई सीरीज चल चुकी हैं, ये 5वीं सीरीज है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, बीई सीरीज में क्वेश्चन नंबर 97 आप मिलाइए। 57 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? और खान बहादुर खान। आपके पास सारे विकल्प तो नहीं मिलेंगे उसमें, हनवंत सिंह, तात्या टोपे, लेकिन सही विकल्प तो मिल रहा है ना। प्रश्न एज इट इज है, आपकी टेस्ट सीरीज का सीधा सीधा प्रश्न है। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और देखिए। टेस्ट सीरीज BF 06 क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आप देखिए। नाना साहब कहाँ थे? कानपुर में थे। हजरत महल कहाँ थी? लखनऊ में थी। लक्ष्मीबाई कहाँ थी? झांसी में है। खान बहादुर खान कहाँ हैं? बरेली में हैं। और कुंवर सिंह कहाँ हैं? बिहार, आरा में हैं। और ये प्रश्न भी आप देखिए यहाँ पर, खान बहादुर खान और ये बरेली का ऑप्शन मौजूद है। आपकी टेस्ट सीरीज का प्रश्न है, तो बहुत आगे जा सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, आप मेरे साथ मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। आगामी 15,000 प्रश्न अभी आपके पास शेष हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होता है, जिसमें कि तीनों इतिहास के खंड, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बराबर विभाजित होता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 42 × 3। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, कम ज़्यादा किसी खंड में। और 20-20 प्रश्न पत्रों का पैकेज आपको उपलब्ध होता है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो कुछ मॉडल पेपर के तौर पे कुछ प्रश्न पत्र आप निशुल्क भी मंगा सकते हैं। तो अब बारी है अगले प्रश्नों पर जाने की। और अब आप देखिए, वो सुमेलित पूछ रहा है, उसका विकल्प दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये कह रहे हैं, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो बिल्कुल ठीक है, अनुशीलन समिति। और अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। पहली बात यह है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी युगांतर संस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, कौन कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और इन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था। वो बच गया यद्यपि की। फिर आपको पता है कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और आगे ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका वो रास बिहारी बोस, ये वही हैं जो बाद में जापान चले गए थे। शचीन्द्र सान्याल हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस है, 4 लोगों को फांसी हुई। सीधा सीधा नोट्स में से प्रश्न है, अमीन चंद्र, अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार को फांसी की सज़ा हुई। जो छात्र अभी भी हैं और जो क्लास में हैं रेगुलर, उन्हें ये पता है कि ये प्रश्न सीधे सीधे आपकी टेस्ट सीरीज आपकी क्लास के नोट्स और आपकी क्लास से पूछा गया है। और
अब हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए किसान आंदोलन से है और इसमें ये कह रहा है कि 1918 में वो संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया। तो जवाब सीधे सीधे पता है, सामने ही ऑप्शन है, इंद्र नारायण द्विवेदी हैं। सामने ही जवाब पता है, इंद्र नारायण द्विवेदी हैं। और आगे कई नाम हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं और बाबा रामचंद्र जी भी हैं। तो अब इसमें इन सब का क्या क्या रोल है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल आपको दे दी है, आप नोट कर लीजिए, चाहे फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वो ये कह रहे हैं कि संयुक्त प्रांत में किसान सभा के गठन में 1918 में बात हो रही है। इंद्र नारायण द्विवेदी तो हैं ही, और आप ध्यान रखिएगा मदन मोहन मालवीय भी सहयोग कर रहे हैं, गौरीशंकर मिश्रा भी हैं, विशेष भागीदारी थी इनकी। इंद्र नारायण द्विवेदी के अलावा मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर मिश्रा भी हैं। बाबा रामचंद्र को आप जानते ही हैं, और 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना है। ये प्रश्न बाबा रामचंद्र वाला कई बार पूछा गया है। और फिर अखिल भारतीय किसान सभा का जो सम्मेलन 1936 में हो रहा है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। सहजानंद सरस्वती जी वाला प्रश्न कई बार आ चुका है, तो प्लीज़ इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। इस प्रश्न को शामिल किया है मैंने। अब ये प्रश्न बेसिकली प्योर इतिहास का, अब मैं क्या कहूँ, आप ये कह सकते हैं कि ये इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है। इतने गहरे प्रश्न इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते। फिलहाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो आपको जवाब पता है, 1919 का अधिनियम, बिल्कुल ठीक है। और ये उन छात्रों के लिए प्रश्न आसान हो सकता है जो बेसिकली पॉलिटी के या फिर इंडियन पॉलिटी के विशेषीकृत छात्र हों, संवैधानिक विकास को जिन्होंने बहुत कायदे से पढ़ा हो। तो ये कठिन प्रश्न है, सामान्य छात्रों के लिए कठिन है। फिलहाल अब भविष्य की परीक्षा के लिए इसको याद रखिएगा। और अब ये सामान्य प्रश्न है, एज इट इज़ आपकी टेस्ट सीरीज़ में आया है। मोपला विद्रोह सबसे बाद में घटी है, आपको पता है। होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग 1916, बाकी तारीखें सब पता है। मोपला विद्रोह, समय नहीं खराब कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और देन आफ्टर अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार प्रश्न है। और इस प्रश्न से जुड़े हुए प्रश्न आप देखिए, सीधे सीधे आपके टेस्ट सीरीज में हैं, आपके पास हैं। पहले इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर शांति घोष हैं, आपको पता है। IRA से संबंधित हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित हैं, मास्टर दास सूर्य सेन की संस्था है, ये उससे संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए, फिलहाल यहां पे पहले आप मातंगिनी हजारा को देख लीजिए। मातंगिनी हजारा को गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी आया है कि गोली लगने के बावजूद भी किन्होंने झंडा नहीं छोड़ा, तामलुक में वो मातंगिनी हजारा थी और शहीद हो गई। तो ये लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में हुए प्रदर्शन में गोली लगने के बावजूद भी इन्होंने तिरंगा झंडा हाथ से गिरने नहीं दिया और शहीद हो गई, मातंगिनी हजारा जी। ठीक है, ओके। अब जरा आप मेरी टेस्ट सीरीज को देखिए, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न देखिएगा। आपके पास हैं ये सब पेपर, टेस्ट सीरीज BO 15, क्वेश्चन नंबर 106, एकदम सामने प्रमाण है, सामने प्रमाण है। देखिए, कुमिला बंगाल की वे 2 स्कूली छात्राएं कौन थीं जिन्होंने 24 दिसंबर 1931 को वहां के जिलाधिकारी VGC वेंसन की गोली मारकर हत्या कर दी? ऑप्शन आपके पास हैं सामने, शांति घोष और सुनीति चौधरी, IRA की सदस्या हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में शांति घोष नहीं है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न देखिए, आप देख पाएंगे, उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ। पहले आप ये रिमार्क देखिए, दोनों ही चटगांव शस्त्रागार की लूट से संबंधित हैं। वीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, वीना दास को देखिए पहले, वीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को गोली मारी थी, लेकिन वो बच गया था क्योंकि गोली मिस हो गई थी। ये प्रश्न PCS में कई बार आया है।
शांति घोष एवं सुनीति चौधरी ने, शांति घोष, ध्यान दीजिए, 24 दिसंबर 1931 को कुमिल्ला के जिलाधिकारी बीजी स्टीवेंसन को गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये बात क्लियर हो रही है रिमार्क में। और अब एक बड़ी बात है कि वो प्रश्न क्या है। अब आप देखिएगा, जो ये मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, ये जो मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है 53, ये सामने लिखा हुआ है YouTube ब्रह्मास्त्र सीरीज 53, क्वेश्चन नंबर 19। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणा आसफ अली। देखिए ये प्रश्न देखिए आप, पीछे विकल्पों में आपके पास अरुणा आसफ अली, यहां पर देखिए अरुणा आसफ अली भी हैं, मातंगिनी हजारा भी हैं और कनकलता बरुआ भी हैं। कनकलता बरुआ के लिए देखिए आपका प्रश्न कौन सा है, और प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन। पहले ये देखिएगा, ये अभी आप देखेंगे मेरे चैनल पे, तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का 53 श्रृंखला का 20वां प्रश्न है। अभी रिसेंटली बस 15 दिन पहले ही मैंने क्लास ली थी, 20 दिन पहले ही क्लास ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17-18 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाली उस महिला का नाम बताएं जिन्हें असम की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, वीरबाला कहा जाता है। कनकलता बरुआ। अब भविष्य में ये सब प्रश्न अगर रिपीट हो जाएं तो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न भविष्य में एज इट इज पूछे जाने की संभावना बनती है। तो फिलहाल अब आप अगले प्रश्न में आइए, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? ऑप्शन आपको पता है, रानी झांसी रेजिमेंट। तो कई सारी रेजिमेंट बनी थी, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और इसकी जो लीडर हैं, नाम आपको पता है, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। याद है कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, बाद में इनका सरनेम सहगल हो गया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल या कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किनके पास था? तो वो हैं लक्ष्मी स्वामीनाथन, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। सीधे सीधे आपकी बुकलेट से आया हुआ प्रश्न है, क्लास से आया हुआ प्रश्न है। और इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। सामान्य तौर पे आपको पता है आत्मसम्मान आंदोलन की बात होती है, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपके लिए कठिन प्रश्न है। और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, ठीक है, और 25 में कांग्रेस छोड़ दी, दोनों ही सही हैं, दोनों 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो कुल मिला के ये आपका एक बेहतरीन पैकेज है। इतिहास में लगभग 23 प्रश्न हैं। 23 प्रश्नों में से लगभग 11 से 12 प्रश्न तो आपकी वर्तमान सीरीज में से आए हैं, जो चल रही है इस समय। एज इट इज तो नहीं आए हैं, उसके इर्द गिर्द या फिर लगभग वैसे ही आए हैं। तो आज की इस टेस्ट सीरीज को मैं समाप्त कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आपका आत्मविश्वास मजबूत हुआ होगा। मैं जल्दी ही अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।